नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस का थ्योरम हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिससे हम लोग इंटेंसिटी या फ्लक्स निकालना सीखते हैं किसी भी सरफेस का। पहले एक सरफेस क्रिएट करना पड़ता है किसी भी एप्लीकेशन लगाने के लिए गॉस थ्योरम का। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पहले एक सरफेस क्रिएट करना पड़ता है, उस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो पहले गॉसियन सरफेस को एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा होता क्या चीज़ है। ठीक, उससे पहले हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा कि किसी सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, क्योंकि इन दोनों को समझे बिना हम लोग गॉस का एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। गॉस के एप्लीकेशन तो वैसे मेनली तीन है, इस तीन के अंदर भी कुछ कुछ सब एप्लीकेशंस होते हैं, उनको भी हम लोगों को पढ़ना है। आइए एक एक करके हम लोग चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और तीसरा किसी लीनियर कंडक्टर के कारण कितना इंटेंसिटी बनता है उसके आसपास के क्षेत्र में। इन तीन टॉपिक को कवर करने का कोशिश करते हैं और साथ में एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। मेरा नाम है आशीष कुमार बंसोर, भिलाई फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे एक हाई पोटेंशियल वायर की जरूरत पड़ेगी या हाई पोटेंशियल सोर्स की जरूरत पड़ेगी। उस सोर्स को मैं लाऊंगा, खींचूंगा और इस ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा उस सोर्स को। तो उस सोर्स के थ्रू क्या आना चालू हो जाएगा, करंट। किस पर, इस ऑब्जेक्ट पर। तो इस ऑब्जेक्ट पर क्या आना चालू हो गया, करंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में थोड़ी देर बाद क्या दिखाई देने लगेगा हम लोगों को, करंट का फ्लो। और करंट का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम का मतलब इसके अंदर चार्जेस आने चालू हो जाएंगे। थोड़ी देर में ऐसे पूरा एक टाइम आएगा जब इस पे पूरा चार्ज यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टच करोगे तो भी वैसे ही करंट लगेगा जैसे यहाँ पर टच करोगे। यूनिफॉर्म हो गया ना, क्योंकि चार्ज का फ्लो। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये तीन तरीके से हो सकता है, सरफेस पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस लीनियर है, जैसा अभी बात कर रहे थे, लाइन एक वायर के जैसा है, ठीक, तो सरफेस लीनियर है अगर, तो वहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर हमें लीनियर डेंसिटी दिखेगी चार्ज की, एक लाइन पर कितना डेंसिटी चार्ज का वो। ठीक, अगर सरफेस है हमारे पास, जैसे ये प्लेन शीट जैसा सरफेस है मान लीजिए, तो प्लेन शीट जैसा जो सरफेस है हमारे पास, इस पर अगर मैं वायर को कनेक्ट कर दूं तो ये पूरे सरफेस पर जाने चालू कर देगा चार्ज। थोड़े देर बाद पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। जैसे एग्जांपल के लिए ये ब्लैक बोर्ड है अपने पास, व्हाइट बोर्ड, ठीक, इस पर अगर मैं कनेक्ट कर दूं किसी वायर को कनेक्ट करने के कारण क्या होगा, फिर चार्ज ऐसे जाना चालू कर देगा। लेंथ और विड्थ दोनों में एक साथ जाना चालू कर देगा। कुछ टाइम के बाद चाहे मैं यहाँ टच करूँ, यहाँ टच करूँ, यहाँ टच करूँ, यहाँ बल्ब लगाऊं, मतलब कनेक्शन है तो सब जगह पर क्या होगा, करंट बराबर पास हो रहेगा या चार्ज बराबर हो जाएगा सब जगह पर। इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, या फिर सरफेस चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस के डेंसिटी पर। सरफेस एरिया, इसलिए एरिया डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो दूसरे टाइप का हो गया। और तीसरा हो जाएगा किसी वॉल्यूम पर कैसे जा रहा है। जैसे एक बॉल हो गया, बॉल पर मैं करंट दे रहा हूँ, ठीक, तो बॉल पर भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, पूरे वॉल्यूम में उसके, बॉल 3D होता है, स्फीयर थ्री डायमेंशनल डायग्राम होता है, ठीक है, तो उस पर क्या होने लग जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद चार्ज पूरा जाने लग जाएगा, चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके अंदर में। तो कितने टाइप के हुए फिर अपने पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला टाइप हुआ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है। किसी वायर को अगर मैंने हाई पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो इसमें ऊपर से नीचे तक चार्ज का इक्वली पास होना चालू हो जाएगा। कुछ देर के बाद उस पर बराबर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक, ऐसे ये पॉजिटिव चार्जेस पूरे सरफेस पर एल लेंथ तक का जो सरफेस है उस पर बराबरी आ गए हैं, और चार्ज की मात्रा क्यों होगी। तो अगर मैं डेंसिटी निकालना चाहूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर निकालना चाहूँ मैं, तो क्या होगा उसका डेंसिटी। अगर मैं इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करूँ तो लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन सरफेस अपॉन लेंथ ऑफ
जो भी सोर्स है या सरफेस है आपका उसका, क्या होगा फिर लैम्डा इक्वल टू क्यू चार्जेस आ गए हैं बोला मैंने पूरा, तो क्यू अपॉन लेंथ स्केल है, तो ये होगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसी को कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, मान लीजिए मैं इतने छोटे से पोर्शन का निकालना चाह रहा हूँ, ये छोटे से पोर्शन का, तो छोटे से पोर्शन मतलब यहाँ पर हो जाएगा dl, छोटा सा पोर्शन, तब उस कंडीशन में लैम्डा क्या हो जाएगा dl। ठीक, और इसमें कितने चार्जेस होंगे, कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे, क्योंकि क्यू चार्जेस तो यहाँ है, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे dq, तो dq बाई dl भी क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी ही हुआ। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरे सरफेस में जितने चार्जेस हैं उसकी मात्रा मिल जाएगी मुझको। ठीक, ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही दूसरा देखते हैं सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है फिर। अभी जैसे देखें हम लोग इस व्हाइट बोर्ड पर, ऐसा कोई व्हाइट बोर्ड है अपने पास, उस पर मैंने हाई पोटेंशियल वायर को कनेक्ट कर दिया है। अगर वो कंडक्टर है तो उसके पूरे सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कुछ समय के बाद ये सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली प्रोवाइड हो जाएगा पूरे सरफेस में, और पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली प्रोवाइड हो गया लेंथ के साथ और विड्थ के साथ, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, एरिया ये हो गया। अब मैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो ये क्या होगा फिर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका वैल्यू होगा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन सरफेस अपॉन टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को तो मैंने ए से डिनोट किया, तो ए हो गया, और टोटल नंबर ऑफ चार्ज मैंने क्यू प्रोवाइड कर दिया, इसको मान लो क्यू चार्जेस, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही आप वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी समझ सकते हैं। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रो से डिनोट किया जाता है, क्यू अपॉन वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो 3 डायमेंशनल है, 3D ऑब्जेक्ट है ना, जैसे स्फीयर हो गया या फिर आपका ये क्यूब हो गया, ये सब में चार्ज को जब दिया जाएगा ना क्यूब में, स्फीयर में, तो चार्ज एक ही जगह पर नहीं रहेगा, ये पूरे 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 6 के 6 फेसेस पर चले जाएगा, है ना, क्यूबॉइड के क्यूब के 6 फेस पर चले जाएगा, और इसके कारण इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये हो जाएगा इसका डेंसिटी। ठीक है, छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं, तो छोटे से पोर्शन में डी क्यू और उस छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम डीवी होगा, उसको पूरा इंटीग्रेट कर दो तो पूरे सरफेस के लिए मिल जाएगा आपको चार्ज डेंसिटी। इसको पढ़ने का महत्व क्या है लेकिन, क्योंकि अभी हम लोग ना ये तीनों चीजों को देखेंगे एक एक करके, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में बहुत काम आएगा। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना निकल रहा है एक वायर का, ये पता रहना चाहिए हम लोगों को, इसको सीधे अपन लोग अप्लाई कर लेंगे फिर आगे आने वाले टाइम पर, ऐसा है। ठीक, अच्छा इनका कुछ यूनिट होता होगा क्या, क्यों नहीं होगा। लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल है, क्यू का मतलब कूलॉम और लेंथ का मतलब मीटर, ये हो गया ऐसा यूनिट कूलॉम पर मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा फिर, m0 l-1 t a होगा, क्योंकि कूलॉम का होता है एम्पियर और सेकंड कूलॉम का हो जाता है। ठीक, और मतलब AT, और लेंथ पर में है पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ ये हो गया। वैसे इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें क्या बन जाएगा m0 l2 ta, वैसे ये हो जाएगा m0 l3 ta, और इसका कूलॉम पर मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट्स होते हैं। तो ये होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, m था यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये टॉपिक होता है अपना। इसके बाद कौन सा टॉपिक करना है हमको, गॉसियन सरफेस समझना है, तब हम लोग एप्लीकेशन चालू कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले गॉसियन सरफेस को समझते हैं जल्दी से। गॉसियन सरफेस क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जिसके अंदर चार्ज है, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर चार्ज है, तो वो चार्ज अपने आसपास के क्षेत्र में फील्ड क्रिएट करता है ना, अपने आसपास के क्षेत्र में, और वो फील्ड का एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में,
और अगर निगेटिव चार्ज है तो उस पर आएगा कहीं से फील्ड लाइन, मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को समझे बिना हम लोग गॉस के एप्लीकेशन को नहीं समझ सकते ना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, तो इस पर फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। कितने दूर तक जाएंगे सोचिए, कितने दूर तक जाएंगे ये पता कैसे चलेगा। मान लीजिए मैं किसी और दूसरे चार्ज को यहाँ पर रखा हूँ, इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, ये टेस्टिंग चार्ज है ना। टेस्टिंग चार्ज का मतलब ये भी पॉजिटिव है और इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फील्ड लाइन, तो ये भी पॉजिटिव है, तो कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, यहीं पर स्टोर हो जा रहा है, यहीं पर अपना फिक्स हो जा रहा है। मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ला रहा हूँ, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ला रहा हूँ, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लाया जैसे मैं, तो ये रिपेल करना चालू कर दिया, बहुत जोर से दूर चले गए, मतलब डिस्ट्रैक्ट होना चालू कर दिया। कहाँ पर? इस पॉइंट पर, ठीक। तो ये इसका डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर आर तक मान लेते हैं। अब इतना यहाँ पर ला रहा हूँ मैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पर तो इतना जितना डिस्टेंस है ना उतने ही डिस्टेंस को यहाँ पर भी देखा गया, सेम ही डिस्टेंस तक डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो हर दिशा में, हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर ही ये इम्पैक्ट दिखाई देगा, ऐसा हर डायरेक्शन में ना, सभी डायरेक्शन में। अब ये आप 2D के जैसे मत सोचो, इसको 3D के तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे देखो ये अपने पास चार्ज है, तो इससे इस डायरेक्शन में यहाँ तक रिपेल दिखा रहे हैं ऐसा, ठीक है, सर्कल के रूप में। ऐसे नहीं दिखाएगा, यहाँ भी तो आर डिस्टेंस बन रहे ना, ऐसे ही दिखाएगा। इस तरफ भी ऐसे दिखाएगा, इस तरफ भी ऐसे दिखाएगा। मतलब ये एक स्फेयर का रूप ले रहा है, समझ रहे हैं, एक स्फेयर जैसा हो रहा है। ये चार्ज है, उसका एक स्फेयर बन जा रहा है। इतने स्फेयर के आसपास भी अगर कोई दूसरा टेस्टिंग चार्ज लाया गया तो उस पर ये इम्पैक्ट डालेगा बराबर, उस पर ये डिस्ट्रैक्शन डालेगा, बराबर डालेगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस बन रहा है ना, ये कैसे बना है? मैंने इसके पूरे लोकस को, मतलब जितने पॉइंट्स थे सबको क्या कर दिया है, ऐसे जोड़ दिया, तो ये सरफेस क्रिएट हो गया। इसी सरफेस को क्या कहा जाता है? इसी सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। तो ये दिखाई देता नहीं है अपन को, हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसको दिखाई नहीं देता। ये सोच कर, ये कल्पना करके बनाते हैं हम लोग ये कि यहाँ पर किसी चार्ज को लाएंगे तो वो रिपेल होगा, ये सोच लिया जाता है इतने दूरी में, आर डिस्टेंस पर। अच्छा, आर डिस्टेंस पर ही क्यों कर रहा है? याद कीजिए, पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इंटेंसिटी जब निकालते थे तो उसका वैल्यू क्या आता था, ऐसा आता था। इसका मतलब इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब थोड़ा भी डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे आप, थोड़ा भी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बहुत कम होते जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक। थोड़ा और बढ़ाया तो कम, थोड़ा और बढ़ाया तो कम, तो बहुत दूर चले जाएंगे तो कम हो जाएगा इंटेंसिटी, पास पे ज़्यादा रहेगा इंटेंसिटी, ठीक। तो ये हाइपोथेटिकल सरफेस जो किसी चार्ज को इनक्लोज करता हो वही क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस, ठीक। अ हाइपोथेटिकल सरफेस encloses a charge is known as Gaussian surface। तो कितने टाइप के हो सकते हैं गॉसियन सरफेस? सोचिए, जितने टाइप के ऑब्जेक्ट उतने टाइप के गॉसियन सरफेस। जनरली कितना टाइप के पढ़ते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस? एक तो ये हो गया स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक। तो पहले स्फेयर तो समझ लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल हो गया गॉसियन सरफेस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा ना, हम लोग जब सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर पढ़े थे ना हम लोग, तो एरिया वेक्टर में क्या होता है? एरिया वेक्टर, एरिया कोई वेक्टर होता नहीं है, ये जानते थे हम लोग अब तक, ठीक है। एरिया क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ऐसा करके, ठीक। लेकिन जब हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे तो गॉसियन सरफेस क्या कर रहे हैं? जैसे एक चार्ज है, उसका ऐसे फैलते जा रहे हैं, मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन में फैल रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, स्फेरिकल फॉर्म में सर्टेन डायरेक्शन में, आउटवर्ड, चार्ज से आउटवर्ड परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में। तो बोलने का मतलब ये है कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है, परपेंडिकुलर। ये चीज को याद रखिएगा ना, तभी काम आएगा, ठीक। दूसरा किस टाइप का हो सकता है?
मान लीजिए एक लाइन वायर है, ठीक है, लीनियर वायर है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज स्टोर हैं, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा क्रिएट होगा। इस वाले चार्ज के बारे में सोचिए, यहाँ पर जो चार्ज है ये इंटेंसिटी बाहर फेंक रहा होगा आर डिस्टेंस तक, ठीक, स्फेरिकल फॉर्म में फेंक रहा होगा ना बाहर, तो इधर भी फेंक रहा होगा, इधर भी फेंक रहा होगा, इधर भी फेंक रहा होगा, इधर भी फेंक रहा होगा। तो इसका जो आर डिस्टेंस तक फेंक रहा होगा उसको मैं इस फॉर्मेट में रख लेता हूँ, ये लो। तो ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब पूरे लोकस को मिला देता हूँ मैं, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा ऐसा। इसको अभी देखेंगे अच्छे से। तो ये वायर था जो, उसका जो गॉसियन सरफेस बन रहा है वायर का, वायर के अंदर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ है, तो इसके कारण गॉसियन सरफेस कैसा बन रहा है, सिलेंड्रिकल। तो एक तो क्या हुआ फिर, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो एक सरफेस ये हो गया, ठीक है। और कैसा हो सकता है, तीसरे टाइप का सरफेस कैसा हो सकता है। जनरली ये दो सरफेस से काम हो जाता है अपना, जनरली हो जाता है। लेकिन एक टाइप का सरफेस हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, ऐसे आपने इस क्यूब पर यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया है, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो ये क्यूब कैसा फॉर्मेट में है, एक प्लेन शीट है, एक प्लेन शीट है, ऐसा करके 6 प्लेन शीट्स को लगा दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया प्लेन शीट, ठीक है, एक ये हो गया प्लेन शीट, ऐसा 2 प्लेन शीट परपेंडिकुलरली जुड़ गए, ऐसे 2 प्लेन शीट इधर जुड़ गए, इधर, तो 4 हो गया, और नीचे 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 ऊपर ऐसा हो गया, ठीक है। तो 6 प्लेन शीट हुए। इन प्लेन शीट्स के कारण कैसे बनेगा, इन प्लेन शीट्स के कारण भी सिलेंड्रिकली तो बनेगा हर एक प्लेन शीट का गॉसियन सरफेस, समझ रहे हैं। तो अपना गॉसियन सरफेस 2 से हो जाता है काम, एक स्फेरिकल रहेगा और एक सिलेंडर रहेगा। ये 2 से पूरे का निकाल सकते हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स है, 3D हो 2D हो, इन सब का। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को, 2 से हो जाता है क्योंकि काम, ठीक। तो ये 2 टाइप के गॉसियन सरफेस पर ही फोकस करना है हम लोगों को, आपके करिकुलम में इतना है। तो अब चालू करते हैं जो हमारा आज का मेन ऑब्जेक्ट था लेक्चर का, कि किसी लीनियर कंडक्टर पर कितना इंटेंसिटी होता है जब वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो उसके अंदर। तो मतलब कोई वायर है, ठीक है, उस वायर के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज है, और उस यूनिफॉर्म चार्ज के कारण कितना इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा है उसके आसपास में। इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट लीनियर कंडक्टर, ऐसा है आपका टॉपिक। कुछ में वायर भी लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होना, लीनियर कंडक्टर वायर ही तो होगा, और कैसा होगा, वायर ही तो लीनियर कंडक्टर होता है। ये लीनियर कंडक्टर हुआ, एक लाइन बस है इसका, ठीक है। मतलब इसको और पतले रूप में समझिए, ये तो मोटा दिख रहा है, फिर भी इसको और एकदम थीन वायर जो रहता है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो थीन वायर के बारे में जब हम लोग सोचेंगे तो सबसे पहले तो वायर को बनाना पड़ेगा ऐसा। अब इन्फिनाइट लेंथ क्या बोल रहे हैं, तो मान लेते हैं ये बहुत आगे तक गया ऐसा, मैं उसके एल लेंथ पर बात करूंगा, एक छोटे लिमिट लेंथ के लिए बात करूंगा। इसका लेंथ कितना हुआ, एल, ठीक है, ये लेंथ एल हो गया, ठीक। अभी बात किए थे हम लोग थोड़ी देर पहले कि गॉसियन सरफेस कैसे क्रिएट होता होगा इसके कारण। अगर इस पर मैंने पूरा पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ठीक है, लो पूरा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पर, लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पर, लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पर रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसके कारण फिर गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्रिएट होगा, जिसका रेडियस रहेगा आर रेडियस। क्यों, क्योंकि आर डिस्टेंस तक क्या करेगा, इंटेंसिटी दिखाई देगा ना, उसके बाद तो रिपल्सन या फिर डिस्ट्रैक्शन बंद हो गया था दिखना हम लोगों को, ठीक है, ये हुआ। अब इसका डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ आर होगा इस तरफ, वैसे ही आर होगा इस तरफ, ठीक है। तो ये बन रहा है गॉसियन सरफेस।
ये किसी वायर के कारण गॉसियन सरफेस कैसा क्रिएट हो रहा है, ऐसा क्रिएट हो रहा है मेरा। ठीक है, इसका लेंथ है l या हाइट है l और रेडियस है इसका r। ठीक, अब इस गॉसियन सरफेस के कारण कितना इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा है ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग याद कीजिए क्या होता था, EDS का जो वैल्यू होता था क्लोज्ड इंटीग्रेशन EDS, उसका वैल्यू होता था Q अपॉन एब्सोल्यूट नॉट के इक्वल। अब Q का मतलब है इसके अंदर उपस्थित चार्ज, Q का मतलब यही है। ठीक है, इसके अंदर कितने चार्ज उपस्थित है ये फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो पहले चार्ज का डेंसिटी समझना पड़ेगा। Q चार्ज है मान लिया आपने, तो इसमें चार्ज का डेंसिटी को अगर मैं लिख दे रहा हूँ लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। ठीक है, इसका चार्ज का डेंसिटी है लैम्डा, मतलब पर यूनिट लेंथ में इतने लेंथ में Q चार्जेस प्रोवाइड किया हुआ मैं, बोलने का ये मतलब है। ठीक है, अब इस वायर के कारण कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये वाला जो पॉइंट है, इस चार्ज के कारण बाहर की तरफ पड़ रहा है क्या इंटेंसिटी, है ना, बाहर की तरफ तो पड़ रहा है, तो इसके अंदर जितने कर्व सरफेस में चार्जेस है सबके कारण बाहर की तरफ पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, सरफेस के इस पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग अच्छे से, सरफेस का ये वाला पॉइंट ना, तो इस पर बाहर की तरफ पड़ रहा है इंटेंसिटी। ठीक है, और सरफेस कैसे बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ते जा रहा है, तो गॉसियन सरफेस ऐसा बढ़ता जा रहा है, मतलब गॉसियन सरफेस का डायरेक्शन भी यही है, एन वेक्टर से दिखा दिया, यूनिट वेक्टर एन से गॉसियन सरफेस का डायरेक्शन। तो यहाँ पर थीटा क्या बन रहा है, ई और डी एस के बीच 0 डिग्री। ठीक है, ई और डी एस के बीच, और कहीं पर कुछ दिख सकता है क्या हम लोगों को, यहाँ पर गॉसियन सरफेस के इस जगह पर दिखाई दे सकता है, वैसी इस जगह पर, मतलब एक कर्व सरफेस के लिए तो देख लिया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे कर्व सरफेस का आ जाएगा। वैसे ही सर्कल है दो, उनके भी तो देखने पड़ेंगे हम लोगों को, ये भी तो एक सरफेस बन रहा है, ये भी एक सरफेस बन रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में कटा हुआ है, क्रॉस सेक्शन है, ये आगे जाते जा रहे हैं ना, ये कटा हुआ है, ऐसे काट के रखा है हमने, ये एक्चुअल में इन्फिनाइट लेंथ का है, तो इसका मतलब सरफेस किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, सरफेस का डायरेक्शन। सोचिए सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस का डायरेक्शन तो इधर जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में ds, वैसे इधर सरफेस का डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इंटेंसिटी कहाँ फेंक रहा है, बाहर, इंटेंसिटी बाहर है, वैसे यहाँ पर भी इंटेंसिटी बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि चार्ज जो यहाँ पर मौजूद रहेगा वो तो बाहर की तरफ इंटेंसिटी दे रहा है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों सर्कल के लिए इंटेंसिटी बाहर है और सरफेस वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, एन वेक्टर यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल 0 डिग्री, 90 डिग्री सॉरी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दो एंगल्स बन रहे हैं हमारे। तो EDS इक्वल क्यू ई नॉट होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। तो ये EDS क्या है, नेट फ्लक्स को तो डिनोट कर रहा है, कैसे होते जाएगा फिर, मान लेते हैं अब ये सरफेस 1 होगा, इसको सरफेस 2 मान लिया आपने, ये वाला सरफेस थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो EDS ऑफ सरफेस 1 प्लस EDS ऑफ सरफेस 2 प्लस EDS ऑफ सरफेस 3 इक्वल क्या बना रहे हैं आपके, Q अपॉन एब्सोल्यूट नॉट, ये बना रहे हैं। ठीक है, तीनों ऐड करना पड़ेगा ना, नेट फ्लक्स निकालना है आपको, तो नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो तीनों सरफेस के ऐड करने पड़ेंगे आपको। अब ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आप ध्यान दोगे फर्स्ट और थर्ड सरफेस के लिए EDS cos 90 हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड सरफेस के लिए क्या था अपना, EDS cos 0, थर्ड सरफेस के लिए cos 90, ऐसा।
ठीक, ये तीनों किसके इक्वल हो रहे हैं, Q अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। अब आपको तो पता है लेकिन cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। इसका मतलब ये वाला और ये वाले का कोई मतलब नहीं है। तो बचा कौन सा, केवल सेकंड सरफेस का, मतलब केवल कर्व सरफेस से होकर जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इसको लिख सकते हैं, E को बाहर रख लीजिए, ds इक्वल Q अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। ठीक है, ये बना। अब E ds, ये जो ds है आपको, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड गॉसियन सिलेंडर, है ना। मतलब इस चीज का तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये दोनों आप क्या चीज को हटा दिए हो, सर्कल को हटा दिए हो, दोनों ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, याद कीजिए, 2 पाई r प्लस h अगर हाइट लिए हो तो हम लोग हाइट को l लिए हैं यहाँ पर, तो r प्लस l लिख लेते हैं, और रेडियस ये है। ठीक, ये टोटल सरफेस एरिया था जब दोनों ऐड रहते थे, क्या चीज, दोनों सर्कल। अब दोनों सर्कल ऐड नहीं रहेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर को हटा दो, इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये वाला हट जाएगा, क्योंकि आपने इसको लिया ही नहीं है ना, इससे तो कोई इंटेंसिटी बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो बच क्या रहा है, केवल ये। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, केवल 2 पाई r l को। तो सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r l। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब E इंटू 2 पाई r l इक्वल Q अपॉन एब्सोल्यूट नॉट, ये होगा। E का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, 1 अपॉन 2 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q अपॉन r l, ये बना। ठीक है, इतना हो रहा है हमारा। ध्यान दोगे तो ये चार्ज डेंसिटी होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q अपॉन l, मतलब इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी है Q अपॉन l यहाँ पर। तो Q अपॉन l को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन l को लैम्डा भी लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा बाई r। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, सब न्यूटन पर कूलम में, इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक, एक और जो न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करते हैं वो फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 पाई ई नॉट 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन r। इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट का वैल्यू फिक्स पता है हमको, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, तो इसको डबल करने के लिए यहाँ पर भी मुझे डबल करना पड़ गया, तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये 3 इक्वेशंस बनते हैं। अब ये क्या हुआ, इंटेंसिटी किसके कारण, एक वायर के कारण, एक वायर के कारण उसके आसपास के क्षेत्र पर कितना इंटेंसिटी बनता है। तो ये चीज तो हम लोग क्लियर समझ सकते हैं कि ड्यू टू अ लीनियर कंडक्टर, किसी भी लीनियर कंडक्टर के कारण इंटेंसिटी विल ओनली फाउंड एट लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में ही फाइंड आउट किया जाता है, ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द कंडक्टर या वायर, ऐसा लिख लो। ठीक है, ना कि ऊपर नीचे पे फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर वायर ऐसा गया है तो उसके आसपास के क्षेत्र में मत जाना, भले ऊपर चले जाना या नीचे चले जाना, लेकिन आसपास के क्षेत्र में मत जाना, क्योंकि वहां पर आपको क्या दिखेगा, इंटेंसिटी दिखेगा। ठीक है, तो वायर अगर ऐसा गया है तो यहाँ पर खड़ा होना नुकसान है और यहाँ पर खड़ा होना नुकसान है। यहाँ पर बिल्कुल खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं रहेगा। अगर वायर ऐसा गया है तो यहाँ पर खड़े होकर नाच लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर मत दिखना भैया, आप इंटेंसिटी ज़बरदस्त रहेगा। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान दोगे बहुत अच्छे से, तो E किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट पर डिपेंड कर रहा है, क्या, और ये होता क्या, कांस्टेंट। यहाँ पर E नॉट जो होता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी दिखाता है, सॉरी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी दिखाता है E नॉट। ठीक, E नॉट का मतलब होता है कि आपका जो वायर है वो फ्री स्पेस पर है। ठीक है, फ्री स्पेस पर होने का मतलब ना तो वहां पर कोई मीडियम है ना कुछ चीज है, उस पर केवल चार्ज है वहां पर और वायर है, तो कितना इंटेंसिटी दिख रहा है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, पहला चीज। ठीक, दूसरा 2 लैम्डा पर, डबल ऑफ लैम्डा पर या सिंगल लैम्डा पर, अगर इधर देखोगे तो
लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, कहने का मतलब चार्ज डेंसिटी पर। अब चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है का मतलब जितना ज्यादा चार्ज का डेंसिटी होगा, मतलब वायर पर जितना ज्यादा चार्ज होगा पर यूनिट लेंथ में, ठीक, इतने ही लेंथ में भयंकर सारा चार्ज दे दो आप तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। वो तो ऑब्वियस सी बात है। बोलने का मतलब ये है कि ई जो है, इसको ना अलग से लिख लेते हैं। ई किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है किसी वायर का, उसको देखते हैं ना। ई कर रहे डिपेंड, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ लीनियर कंडक्टर। सबसे पहला इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई नॉट के, ठीक है। ई नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका परमिटिविटी होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लीनियर चार्ज, लीनियर कंडक्टर, ऐसा, ठीक है। परमिटिविटी, अब ये कुछ भी हो सकता है, अगर कोई मीडियम मौजूद है तो वो हो जाएगा ऐसा, कोई मीडियम मौजूद है आपका तो ये ई नॉट के करके लिख सकते हो, या 1/E ऐसा, ठीक है। किसी मीडियम का परमिटिविटी इतना होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी कहा जाता है इसको। तो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है पहला तो। दूसरा किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू पर यूनिट लेंथ। इसका दो मतलब निकल रहे हैं ना, एक तो लेंथ जितना ज्यादा होते जाएगा, लेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी उतना कम होते जाएगा, उतने ही चार्ज के लिए ना, फिक्स चार्ज के लिए। या फिर दूसरी बात है कि जितना चार्ज आप बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा मिलते जाएगा। अब मान लीजिए इतना ही चार्ज है, मैं बहुत लंबा कर दिया लेंथ, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि चार्ज पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना रहेगा उसको। तो लंबे पर इतने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चार्ज है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पॉइंट तक, नीचे पॉइंट तक आने के लिए 7 चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी इस पॉइंट पर मिल सकता है, हो सकता है, ठीक। अगर उसी को मैं कॉम्पैक्ट कर दूं बहुत, तो सातों चार्ज एकदम सीमित क्षेत्र में आ गए तो इंटेंसिटी बहुत दूर तक भी मिल सकता है हमको, ठीक है। तो ये बात हुआ। तीसरा और किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, है ना, सिंगल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आप यहां से जितने दूर जाते जाएंगे, जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे, मतलब आर का वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे पूरे रेशियो का वैल्यू उतना ही कम मिलते जाएगा, मतलब इंटेंसिटी कम होते जाएगा। तो इनका ग्राफ देख सकते हैं क्या, ई और आर के बीच का। चलिए आप देखते हैं जल्दी से ई और आर के बीच का ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ, लिख लेते हैं ग्राफ बिटवीन ई एंड आर लीनियर कंडक्टर। जैसे मान लीजिए मैं एक तरफ लेता हूं ई और एक तरफ लेता हूं आर, इस तरफ मैंने लिया ई, ये 0 ये 1 ये 2, ठीक है, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ऐसा ले लिया हमने, ठीक है। मान लीजिए अगर r का वैल्यू 0 है, वहां पर e का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/0, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन देख रहे हैं ना हम लोग। बाकी सब कांस्टेंट है, ऐसा कंसीडर करके r को ले रहे हैं। तो r का वैल्यू अगर 1 रखो तो e का वैल्यू उस कंडीशन में 1 मिलेगा। इन्फिनाइट से सीधे 1 आ गया, सोचो r का वैल्यू मतलब कितना कम है, कितना कम हो गया है ना। r का वैल्यू 2 ले रहा हूं तो e का वैल्यू 0.5 आ गया, r का वैल्यू 3 ले रहा हूं तो e का वैल्यू कितना आ गया, 0.34, ठीक। तो e का वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रहा है, इन्फिनाइट 1 पॉइंट, मतलब स्केलिंग जब लूंगा तो 0, ठीक है। यहाँ पर मान लो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 है ना, मतलब इसको ले लेता हूँ 0.2 0.4 0.6 0.8
तो ये 1 हुआ, ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आर का वैल्यू तो 0 1 2 3 है, तो इस पर सीधा दिख जाएगा। 0 पर इन्फिनाइट था भाई, मतलब इस पॉइंट कहीं पर था इन्फिनाइट, मान लेते हैं यहाँ पर इन्फिनाइट हो। ठीक है, R1 पर E का वैल्यू 1 मिला, इस तरफ R है ना, इस तरफ E है। एक्स एक्सिस पर मैंने R लिया, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, और इंटेंसिटी लिया मैंने वाई एक्सिस पर। तो R के वैल्यू 1 के लिए E का वैल्यू क्या मिला है 1, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, देखो कहाँ से, यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया। ठीक, R1 पर E का पॉइंट 1 मिल रहा है, R2 पर E 0.5, R2 है देखो, R2 और E 0.5 ये है, तो ये सीधे यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा ऐसा। ठीक है, R3 पर E 0.34, R का 0.3 E 0.34 है, तो यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, ये देखो ऐसा। तो अगर इसको मैं मिलाऊं पूरे, देखो ऐसा कुछ जा रहा है, दिख रहा है। इसको शॉर्टली में बनाना चाहो, प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा टाइप का जाता है, मतलब इतना सीधा नहीं हो जाता, थोड़ा सा ऐसा करके जाता। ठीक, तो ये होता है ई और आर के बीच ग्राफ, किसके, आपके लीनियर कंडक्टर के। तो ये हुआ आपका इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट वायर। ठीक है, चलो इसका ना एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A linear conductor showing 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम, इतना इंटेंसिटी at 4 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम इट, फाइंड आउट the linear charge density of wire। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझ पाए हो क्या आप? पढ़ो एक बार। एक लीनियर कंडक्टर है जिसका क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 4, कितने दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, किससे, उस वायर से। ठीक है, बोलने का मतलब ये है, इस डायग्राम को मैंने मिटाया, देखो ये वायर है आपका। ठीक है, वायर ऐसा गया हुआ है, इस वायर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना इंटेंसिटी दिख रहा है हमको, 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, मतलब E यहाँ पर मिल रहा है इस पॉइंट पर, अगर ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर E मिल गया अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इस पर कितना लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो फॉर्मूला क्या होता था भैया, याद करो। गिवन क्या क्या है, E इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस या रेडियस, ये रेडियस हुआ ना R, इसको कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं 4 इंटू 10 पावर -2 मीटर। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, E इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट 2 लैम्डा बाई R, ये होता था। ठीक, 1/4 पाई E नॉट का वैल्यू पता है अपन को, 9 इंटू 10 पावर 9, E का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इक्वल है ना, इंटू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन R, रेडियस है 4 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, ये 9 से कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो लैम्डा इक्वल क्या आ रहा है फिर, 2 इधर चले गया, 10 की पावर 4 है यहाँ पर, 10 की पावर 9 नीचे आ गया, 10 की पावर -2 ऊपर चले गया ऐसा। तो लैम्डा कितना मिल रहा है फिर, 2 इंटू 10 पावर 4 -2 -9, 2 इंटू 10 -7 है ना, -7 होगा। ठीक, कितना, कूलॉम पर मीटर, ये रहा आपका आंसर। तो ये होता है हमारा एक वायर या एक लीनियर कंडक्टर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इन्फिनाइट लेंथ का है। इन्फिनाइट लेंथ इसलिए भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसका जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत कम होता है इसके लेंथ के कंपेयर में। मतलब एक वायर लोगे ना, तो इसका इंटेंसिटी ऐसे नहीं कि यहाँ पर खड़े हो आप तो दिख जाएगा, नहीं, बहुत, क्योंकि उस पर चार्ज की मात्रा जितनी भी रहे
उसकी जो डिस्टेंस होती है ना, जितने पर इंटेंसिटी दिखा पाएगा वो वैल्यू कम होता है लेंथ के हिसाब से। अब सोचो एक वायर है बहुत लंबा गया हुआ है, तो उसका इंटेंसिटी ऐसा थोड़ी ना कि आपको यहाँ पर मतलब इतने दूर पे खड़े हो तो करंट पड़ जाएगा, आपको नहीं होता। उसको एक तो कोटिंग भी कर दिया जाता है, ठीक है, इंसुलेटिंग कोट कर दिया जाता है उसके ऊपर में, इस कारण भी इम्पैक्ट बच जाता है। दूसरी बात, अगर वो खुला भी रहे, मान लो ओपन भी रहे, तो भी आप इतने दूर तक जाएंगे तो भी करंट आपको लग जाएगा, ऐसा संभावना कम रहता है। तो इन्फिनाइट लेंथ होने के कारण, क्योंकि लेंथ की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा था ना एल के, तो एल की मात्रा जितना ज़्यादा बढ़ाओगे ई का वैल्यू उतना कम होते जाएगा। अगर इन्फिनाइट कर दोगे तो ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, उतने ही चार्ज के लिए। ठीक, तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इंटेंसिटी बहुत कम डिस्टेंस पर मिलता है, ये है, ठीक है। तो आज हमने इस टॉपिक को कवर किया। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ा, गॉसियन सरफेस समझना पड़ा, और इन दोनों के बदौलत फिर हम लोग इसको समझे, किसको, एक वायर के कारण कैसा गॉसियन सरफेस क्रिएट होता है, उसके अंदर जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसका वैल्यू क्यू बाई एल होता है, और फाइनल में उसके थ्रू जो इंटेंसिटी मिलता है वो कैसे आर पर डिपेंड करता है, रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा उतना कम डिस्टेंस रहेगा, मतलब कम डिस्टेंस पर ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रहा है, ठीक है, इससे कम डिस्टेंस पर। तो ये होता है अपना लीनियर कंडक्टर के कारण कितना इंटेंसिटी मिल रहा है। आगे हम लोग प्लेन शीट के बारे में पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ओ